नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और उससे रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत अडानी सर से करते हैं। तो अडानी जी $800 मिलियन उठाने वाले हैं अपने ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए अडानी सर बहुत सारे ग्लोबल बैंक से बात कर रहे हैं, जैसे कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, डीवीएस बैंक, मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप। तो ऐसी बहुत सारी ग्लोबल बैंक से अडानी सर की बातें चल रही है। लगभग 700 मिलियन से 800 मिलियन तक का जो फंड रेज होने वाला है, उसका कोई मेथड नहीं बताया गया है कंपनी की ओर से कि फंड रेज किस तरीके से होने वाला है, यानी कि वो फंड रेज एज ए लोन होगा या फिर शेयर को गिरवी रख कर किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ डिस्कशन देखने को नहीं मिलता है। तो अडानी ग्रुप के लिए समस्या ये नहीं है कि पैसे और उठाना है, समस्या ये है कि अडानी ग्रुप ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुका है। और इस रिपोर्ट में जो डिस्कशन देखने को मिलती है वो डिस्कशन है ग्रीन प्रोजेक्ट के बीच में। तो करेंट टाइम में ये कहना मुश्किल है कि ये पैसा अडानी ग्रीन के लिए उठाया जा रहा है या फिर अडानी टोटल गैस के लिए, क्योंकि गैस सेक्टर भी करेंट टाइम में ग्रीन एनर्जी के अंदर ही आता है। और फिर जब हम लोग अडानी ग्रीन के डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो पहले से ही 7.7 का देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। जो लोग मार्केट में नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि डेट टू इक्विटी रेशियो एक हेल्दी जो माना जाता है वो है 1 के नीचे, लेकिन अडानी ग्रुप अडानी ग्रीन के केस में देखा जाए तो ये 7 तक पहुंच चुका है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। अडानी ग्रुप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मार्केट से पैसा उठा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखे हैं मार्केट से। तो चलिए इसके लिए हम लोग इतिहास के पन्ने से भी कुछ डेटा उठाकर आपके सामने रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ एग्रेशन एक टाइम में किंगफिशर में भी देखने को मिल रहा था। तो एक ज़माने में किंगफिशर भी बेहिसाब एक्सपेंडेशन पर फोकस कर रखा था, और फाइनली क्या देखने को मिला था, फाइनली यही हुआ कि किंगफिशर भी डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो किंगफिशर के केस में बहुत सारी और भी कंपनियों में फॉल्ट देखने को मिल रही थी, लेकिन जो दोनों में सेम देखने को मिल रहा था, किंगफिशर बेहिसाब लोन लेकर अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था और फाइनली कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई थी। मैं इस वीडियो के थ्रू ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन जब हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उस कंपनी के प्रोज और कॉन्स दोनों को इवैल्यूएट करके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के दिन LTTS में लगभग 8% तक की तेज़ी देखने को मिली, और फाइनेंशियली देखा जाए तो कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को भी से 0.71% से बीट किया है, और कंपनी का रेवेन्यू भी 0.48% से बीट किया है। तो EPS और रेवेन्यू दोनों मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन को बीट करना नहीं था, वजह मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है। जैसा कि हम लोगों ने TCS और इन्फोसिस जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी थी, तो उस कमेंट्री में एक चीज़ कॉमन जो देखने को मिल रहा था वो था फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्फोसिस और TCS दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में अंधाधुंध पिटाई चली थी। लेकिन जब LTTS की बात करें तो LTTS में फाइनेंशियल ईयर 24 में भी जो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ दिखाया है वो है 20% का, और कंपनी ने करेंट टाइम में 40 मिलियन का एक डील और 10 मिलियन का डील जीत चुकी है। तो इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में 20% तक का देखने को मिल सकता है। और फिर इसी अपडेट के लिए कंपनी ने आज के दिन लगभग 8% की तेज़ी मार्केट में दिखाई है, क्योंकि इतने बुरे हालात में भी इतना अच्छा ग्रोथ लेकर आना कंपनी के लिए यही काबिल तारीफ थी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 22 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिया है, जो कि एक फाइनल डिविडेंड है, और साथ ही साथ इंटरिम डिविडेंड का भी घोषणा किया है जो कि 17 रुपये का है। तो टोटल डिविडेंड हो जाते 39 रुपीज़ का। तो HL ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 39 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और जब बात करें इसके रिजल्ट की, तो नेट प्रॉफिट में लगभग 10% की जंप देखने को मिलती है, लेकिन जब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 11% से जंप देखने को मिलता है, और साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरते हुए देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी का रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया, और उसी का स्वागत मार्केट ने कंपनी को लगभग 1.5% की पिटाई कर किया है।
और फिर टाटा कंज्यूमर जो कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए 8.45 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया और साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 23% से ग्रो किया है और रेवेन्यू 14% से ग्रो किया है। तो एक लार्ज कैप कंपनी के लिए डबल डिजिट में ग्रोथ लेकर आना ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देखा तो उन्होंने 10% का ग्रोथ लाने के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी नीचे लाना पड़ गया था, लेकिन टाटा कंज्यूमर इसे ईजिली लेकर आ गई। और फिर बजाज फाइनेंस, आज के दिन बजाज फाइनेंस में लगभग 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स के लिए बजाज फाइनेंस ने 30 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये कंपनियां ऑलरेडी लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप को टच कर चुकी है। अगर ये गिरावट अभी देखने को नहीं मिलती तो बजाज फाइनेंस लगभग 4 लाख करोड़ का क्रॉस किया रहता। मायने ये नहीं रखता कि कंपनी कितनी ग्रो हो चुकी है, मायने ये रखता है कि मछली जिस तालाब में रह रही है उस तालाब में अभी सामने कितने सारे शिकार पड़े हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस का इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करने के बावजूद भी मार्केट में अभी बहुत इम्पटी स्पेस बचा हुआ है और यही चीज़ दिखाता है कंपनी का ग्रोथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी लगभग 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा लगभग 25% 30% से ग्रोथ लेकर आती है। और इतना बड़ा ग्रोथ लेकर आना एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इतनी बड़ी लार्ज कैप या फिर यूँ कहें इतनी बड़ी हाथी होने के बावजूद भी इतना बड़ा ग्रोथ लेकर आना कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसीलिए तो ये कंपनी की जो स्पीड होती है या फिर यूँ कहें कि रिटर्न देने का जो स्पीड होता है वो बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी देखने को मिलती है। आप लोग एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 6,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है और फिर बजाज फाइनेंस का लगभग 4,000 करोड़ का। हिंदुस्तान यूनिलीवर 10% से ग्रो कर रही है और बजाज फाइनेंस जो ग्रो कर रहा है वो 30% से इस बार रिकॉर्ड किया गया है। तो बात है उसी स्पेस की कि मार्केट में कितना स्पेस खाली है। अगर FMCG सेक्टर के लिए देखा जाए तो FMCG सेक्टर ऑलमोस्ट हर एक गांव, हर एक मोहल्ले, हर एक कस्बे तक पहुंच चुका है। उसे अब ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा खाली स्पेस मार्केट में नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे बजाज फाइनेंस की बात करें तो अभी भी बजाज फाइनेंस बहुत सारे गांव तक नहीं पहुंच पाया है। तो बजाज फाइनेंस के सामने तो पूरा समंदर ही खाली है, तो ग्रो तो इतनी स्पीड से करने वही वाला है। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस इतना तेज़ भागता है। तो चलिए अब हम लोग सैमसंग की भी बातें कर लेते हैं। तो सैमसंग का रिजल्ट 95% से फॉल हुआ और साथ ही साथ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 14% से फॉल हुआ है। लेकिन सैमसंग का इतना ख़राब रिजल्ट पिछले 14 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिला। तो शायद आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि इस डेटा से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे कनेक्टेड है। तो आप लोग सैमसंग के डिमांड एंड सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में एक स्टॉक है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो सैमसंग की तरफ से एक हिंट मिलेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का कैसा रिजल्ट आ सकता है। तो ये सभी तो हो गई सैमसंग के अंदर की बुरी बातें। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पे भी बात कर लिया जाए, यानी कि इस बैड न्यूज़ में भी एक गुड न्यूज़ देखने को मिलता है। सैमसंग का रिजल्ट से ये क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में डिमांड कम रही है और इन्फ्लेशन पर तब तक कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है जब तक मार्केट से डिमांड ना कमे। तो ये गिरता हुआ डिमांड क्लियरली शो कर रहा है कि अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे स्लोली नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन कम रहा है। और जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता तब तक वो देश ग्रोथ पर फोकस नहीं कर सकता है। तो एक लंबी उड़ान भरने के लिए इन्फ्लेशन का कमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फिर इन्फ्लेशन को कम होने के लिए डिमांड का कम होना ज़रूरी है और डिमांड का कम होने का मीनिंग है कि कंपनियों का रिजल्ट का खराब आना भी ज़रूरी है और फिर फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और फिर कंपनियाँ ग्रोथ पर फोकस कर पाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और फिर फाइनली मारुति सुजुकी। तो आज के दिन मारुति सुजुकी में लगभग आधे % तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो मारुति सुजुकी के लिए सबसे बड़ी बात है वो है कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपना 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर दिए है और ऐसा करने वाली सुजुकी पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।